पहला सेक्टर लेते हैं एमएसएमई। एमएसएमई के लिए घोषणाएं थी। दरअसल जो मांग थी वो ये चाहिए थी कि भाई टैक्स इंसेंटिव मिले, वो तो नहीं मिला। कर्ज सस्ता करने की बात जरूर कही गई है, कितनी प्रभावी होगी, कितना असर होगा? एमएसएमई के लिए जो बड़ी घोषणा है उनमें एक घोषणा केवल मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण है। बाकी सब चीज़ें जैसे हम शुभम बराबर कहते रहे, हम लोग मनी लाइन में बताते रहते हैं कि बजट बिजनेस एज यूजुअल होता है। बजट एक चलती हुई प्रक्रिया, हर सरकार बजट लाती है और बजट में कुछ पिछली चीज़ों को बढ़ाती है। इस बार इस बजट में कोई बड़ा इनोवेशन नहीं किया गया। वित्त मंत्री ने कोई बहुत बड़े सरप्राइजिंग एलिमेंट की, कोई बड़े रीसेट की कोशिश नहीं की। जो चीज़ें जैसे चल रही थी वैसे चलने दी। छोटे उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम पर जो छूट थी, जो सब्सिडी थी, उसको बढ़ा दी। केवल एक महत्वपूर्ण बदलाव हमें इसमें दिखता है, वो बदलाव ये है कि सरकारी कंपनियों के पास, सरकारी विभागों के पास छोटे उद्योगों का जो पैसा फंसा हुआ है, वो पैसा कैसे फंसा था कि कोविड के दौरान उनके ऑर्डर वो डिलीवर नहीं कर पाए थे, तो जो डिपॉजिट था वो फॉरफिट हो गया था। सरकारी विभाग और सरकारी कंपनियां वो पैसा उसे वापस कर देंगी। बाकी छोटे उद्योगों के लिए जो चलती हुई स्थायी स्कीमें हैं ना, वो उसी तरीके से काम कर रही हैं। चलिए, 1% सस्ता कर्ज मिलेगा, बाजार में जो रेट चल रही होगी उससे 1% सस्ता कर्ज एमएसएमई को मिलेगा, ये दूसरी बड़ी राहत। सर, एक स्कीम, अब अगली बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की, पूंजीगत व्यय की, जिसे बजट में अच्छा खर्च माना जाता है। 33% की बढ़ोतरी है। सरकार ने फिर झंडा उठाया है अर्थव्यवस्था में निवेश करने का, मांग को सहारा देने के। कितना सहारा दे पाएगी? और इसी में मेरा सवाल जुड़ा है प्रधानमंत्री आवास योजना से, जहां 79,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। आपने पहले भी मनी सेंट्रल में बताया था ऐसा हो सकता है। इस पूरे उस पर आपकी टिप्पणी? शुभम, दो चीज़ें इसमें सरकार के टोटल पूंजी खर्च में। पहली चीज़ तो कि पूंजी खर्च में सामान्य रूप से जितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए थी उतनी की गई। सरकार ने अपने कैपेक्स को कम नहीं किया इस बजट में, और शायद कैपेक्स को कम नहीं किया इसी वजह से कोई बड़ी रियायतें नहीं दी गई। जो आपको जिन बड़ी रियायतों की बात करते हैं, 35,000 करोड़ का टोटल टैक्स आउटगो सरकार के लिए दिख रहा है इस बजट में। और जब हमने शुरुआत में कल बजट पर चर्चा करते हुए कहा था और सुबह भी कहा था कि इस साल ये देखिएगा कि सरकार का राजस्व दबाव में रहेगा, इसलिए सरकार कोई बड़ी रियायत नहीं दे पाएगी, तो कैपेक्स में कटौती नहीं की गई। पर कैपेक्स को थोड़ा सा एक चुटकी नमक के साथ लेना चाहिए, क्योंकि पिछले साल भी कैपेक्स का आवंटन बहुत ज़्यादा था, पर बहुत सारे बुनियादी ढांचा परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं हो सकी। लगभग 50-55% तो परियोजनाएं समय से पिछड़ी हुई हैं। सड़क निर्माण की स्थिति पिछले साल काफ़ी कमज़ोर पड़ी हुई है। तो अगर कैपेक्स के लिहाज से कमिटमेंट के आधार पर देखा जाए तो सरकार ने बजट में पूंजी खर्च में बढ़ोतरी की, और उस बढ़ोतरी का असर हमें आने वाले समय में दिखाई देगा बाजार में मांग के तौर पर, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। लेकिन एक वास्तविकता इस कैपेक्स के खर्च में सरकार स्वीकार कर रही है कि अगली बार अगले साल चूंकि अर्थव्यवस्था की आर्थिक विकास दर 3 साल के न्यूनतम स्तर पर रहेगी, तो बहुत ज्यादा ताकत डाल देने से भी बाजार में कोई नतीजा आने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था सरकारों के बजट से नहीं चलती है, हमारे आपके बजट से, हमारे आपके खर्च से चलती है। तो इस बार कोशिश ये थी कि बजट के ढांचे को अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के लिहाज से और दुनिया को देखने के लिए ऐसा रखा जाए जिसमें यह ना लगे कि सब चीजें हाथ से बिखर गई। ग्रोथ तो बिखरी रही है, डिमांड तो बिखरी रही है, ऐसा ना हो कि बजट की गणित भी बिखर जाए उसके साथ। तो जब 3-4 मोर्चे एक साथ होना, तो जो मोर्चा सबसे मजबूती से संभाला जा सकता है वहां टिके रहना चाहिए। और निर्मला सीतारमण ने उस मोर्चे पर टिके रहने की कोशिश की, इसलिए अगले साल राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 5.9% रखा गया। अगले साल सरकार ने अपने कर्ज की मांग सीमित की। सरकार ने राजस्व में कोई बड़ा एडवेंचर नहीं किया, खर्च में कोई बड़ा एडवेंचर नहीं किया, कोई बड़ी मेगा बिग टिकट स्कीम नहीं लाए, कोई सीधे डायरेक्ट ट्रांसफर्स नहीं बढ़ाए, वो सब नहीं किया जो आमतौर पर बजटों के एडवेंचर का हिस्सा होता है।